जंगें रोकने में नाकाम रहा है और ज्यादातर जंगों में वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं जो इसके परमानेंट मेंबर हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी थी दुनिया में जंग को रोकना। अगर आप देखें, जैसे सोवियत यूनियन था, उसने 1979 के अंदर अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी और वहां पे अफगानियों ने उनका तकरीबन 10-11 साल मुकाबला किया। इससे पहले अगर आप देखें, अमेरिका ने 1954 में अपनी फौजें वियतनाम में भेजी और वियतनामियों ने तकरीबन 21 साल अमेरिका का मुकाबला किया और 1975 में उन्हें छोड़ के आना पड़ा। इसी तरह अगर आप देखें, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर 9/11 के बाद फिर अमेरिका ने जंगे मुसल्लत की। या एक चीज इसमें और भी है कि ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद वेस्टर्न नेशंस की ये हमेशा कोशिश रही है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज किया जाए, तो वो अपनी उन सब कोशिशों में लगे हुए हैं। अब बड़ी बदकिस्मती ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने दुनिया की जिन पावर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दी है कि वो दुनिया के अंदर अमन कायम करेंगे, जंगों को रोकेंगे, बदकिस्मती से सबसे ज्यादा वही लोग जंगों के अंदर मुलव्विस हैं। जितनी भी इजराइल की सरकारें आई है, चाहे ओस्लो पीस अकॉर्ड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हो, उसके बावजूद आप अगर देखेंगे कि पिछले तकरीबन 30 सालों से ज्यादा के अरसे में उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर अपनी जो बस्तियां हैं, सेटलर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिनकी की तादाद तकरीबन 8 लाख के करीब पहुंच गई है। और उस टाइम पे जब ये ओस्लो शुरू हुआ था तब 1-1.5 लाख की उनकी तादाद थी। तो अब ये उनकी पॉलिसी रही है कि किसी भी तरह से कि हमें ये जो फिलिस्तीन का इलाका है, वेस्ट बैंक और गजा, इसको फिलिस्तीनियों को नहीं देना है। और उनकी हर सरकार की ये पॉलिसी रही है और इसमें उन्हें अमेरिका की और वेस्टर्न नेशंस की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट भी रही है। और उसमें राशिद साहब आज हमारे साथ बहुत जल्द मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब भी जुड़ जाएंगे, बल्कि जुड़ गए, मैं उन्हें स्क्रीन पर जल्द ही ले लेता हूं और उसके बाद हम सब इस पे गौर करेंगे, खास तौर से जो यूएनओ की बात चल रही है वीटो को लेकर के, इस पे तो हम बात करेंगे जावेद इकबाल साहब से, क्योंकि उन्होंने यूएनओ में काम भी किया है। तो वो इसको कि कब कब प्रेशर इस तरह का बना और इसका क्यों इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आप दौरे पर थे इसलिए हम इन्हें इनवाइट नहीं कर सके और चूंकि इन्होंने कह दिया था, तो बहरहाल आज आए हैं और हालात ऐसे हो गए हैं, वाकई बहुत ही अफसोसनाक हालात से पूरा मिडिल ईस्ट गुजर रहा है। आप जान रहे हैं हमारे जावेद इकबाल साहब न सिर्फ ये कि साबिक मेजर जनरल हैं, बल्कि वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट के साथ साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे तमाम जो बड़े इदारे हैं उनसे भी आपका साबका रहा है और तमाम जो दुनिया की मिलिट्री है उनके अफसरान से भी आपकी बातचीत रही है। तो एक अच्छा खासा तजर्बा मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब का। मैं उनके पास आऊंगा और मैं सबसे पहले, चूंकि यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, मेजर जनरल साहब, जिस तरह से स्पेन और फ्रांस ने एक बार फिर ये कहा है, गाजा के तनाजुर में ये बात कही है कि भाई ये जो वीटो है इसके पावर को कट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ इतने मुल्क हों और कोई आए और वीटो कर दे। खासतौर से गाजा के मामले में जो देखा गया कि सारी ताकतें जो धरी की धरी रह गई, उन्होंने कहा कि हम तो बेबस हो गए, हमारा तो कुछ बस ही नहीं चला, हमने जो कुछ किया कुछ भी कारआमद नहीं हुआ और वहां पे गाजा में कत्लेआम होता रहा। जावेद इकबाल साहब, इसको कैसे आप देखते हैं और इसको थोड़ा सा अगर हमें बताएं कि क्या मसला क्या है इसके पीछे। जी, अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, आपको और आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस कयाम में आया था, ये इसकी तश्कील दी थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के विक्टर कंट्री थे। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन,
اور بعد میں اس میں چائنا کو بھی وہاں پہ شامل کر لیا گیا تھا. حالانکہ چائنا جو تھا وہ برٹین کے کنٹرول میں تھا اور انہیں آزادی 1949 میں ملی تھی. تو یہ 5 کنٹریز جو تھے انہوں نے بیسیکلی یونائٹڈ نیشنز کی تشکیل دی تھی. اور جو سیکیورٹی کے ورلڈ سیکیورٹی کے میٹرز تھے وہ جو ایک آرگن ہے یونائٹڈ نیشنز کا یو این سیکیورٹی کاؤنسل، اس کے اندر انہوں نے یہ بولا کہ دیکھیے جو 5 ورلڈ کے بیسیکلی 4 وہ وکٹر پاورز اور ایک چائنا تھا، کہ جو بھی امن کے لیے دنیا میں قدم اٹھایا جائے گا اس میں ان 5 کی رضامندی شامل رہے گی. اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کا ویٹو کیا تو پھر وہ فیصلہ نہیں لیا جائے گا. دیکھیے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا جو مین پرپز تھا وہ یہی تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ اس طرح کی خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ جو اس سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشنز وجود میں آئی تھی وہ سیکنڈ ورلڈ وار کو روکنے میں ناکام رہی تھی. لیکن اگر ہم رول دیکھیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی تو ایسے موقع بڑے کم آئے ہیں جہاں پہ ان کے جو ممبرز تھے ان سبھی کے اندر اتفاق رہا ہو اور انہوں نے فیصلہ لیا ہو. ایسے بڑے کم کیسز ہیں جن میں کوریا کا نام لیا جاتا ہے، کورین وار کا، یا جیسے یورپ کے اندر بوسنیا کے اندر کوسوو کے اندر انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں جب ہم مڈل اور اس کے علاوہ اس میں انہوں نے اپنا ایسٹ تیمور الگ ہوا تھا انڈونیشیا سے، یا ساؤتھ سوڈان الگ ہوا تھا سوڈان سے، تو وہاں بھی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا تھا. لیکن جب ہم مڈل ایسٹ کے اندر آتے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اسرائیل کی پالیسی کو جو ویسٹرن نیشنز ہیں خاص طور سے امریکہ اور اس کے بعد سے مینلی یورپین کنٹری جس میں برٹین، فرانس، جرمنی، اٹلی یہ خاص طور سے آتے ہیں، تو اس کی جتنی بھی جارحانہ پالیسی اس خطے کے اندر رہی ہے اسرائیل کی، ان سبھی نے اس کو ایک طرح سے کور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ پرووائڈ کی ہے. اور خاص طور سے جب یہ مسئلہ آتا ہے فلسطین کا، اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا. اور پہلی بار جب 1917 میں بالفور ڈکلریشن بنا تھا اس میں اس جیوش ہوم لینڈ کی بات کی گئی تھی. اور 1948 کے اندر جس وقت اسرائیل کا قیام ہوا تھا تو یہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں نہیں تھا، جسے آج ہم فلسطین کا علاقہ ویسٹ بینک یا غزہ بولتے ہیں. یہ جو 1967 کی 6 ڈے وار ہوئی تھی جس کے اندر اسرائیلی ایئر فورس نے ایجپٹ، سیریا اور جارڈن کو مات دی تھی، تو اس کے بدلے میں یہ غزہ ایجپٹ سے اور یہ ویسٹ بینک جارڈن سے ان کے قبضے میں آیا تھا. اور اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کے بڑے ریزولوشنز ہیں کہ یہ آکوپائڈ لینڈ ہے اور اسرائیل اس کو خالی کرے گا. لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود جیسے میں نے پچھلی آپ سے بتلایا تھا کئی بار آپ کو کہ جو اسرائیل کی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ویسٹ بینک خاص طور سے یا غزہ اسرائیل کے کنٹرول میں پوری طرح نہیں رہا تو اسرائیل فزیکلی بڑا انسیکیور کنٹری رہے گا اور اس کو ہرانا بڑا آسان ہو جائے گا. تو جتنی بھی اسرائیل کی سرکاریں آئی ہیں، چاہے اوسلو پیس اکارڈ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہو، اس کے باوجود آپ اگر دیکھیں گے کہ پچھلے تقریباً 30 سالوں سے زیادہ کے عرصے میں انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر اپنی جو بستیاں ہیں، سیٹلرز بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 8 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے. اور اس ٹائم پہ جب یہ اوسلو شروع ہوا تھا تب 1-1.5 لاکھ کی ان کی تعداد تھی. تو اب یہ ان کی پالیسی رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کہ ہمیں یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے ویسٹ بینک اور غزہ، اس کو فلسطینیوں کو نہیں دینا ہے. اور ان کی ہر سرکار کی یہ پالیسی رہی ہے اور اس میں انہیں امریکہ کی اور ویسٹرن نیشنز کی
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट भी रही है, और बहुत सारे जो अरब मुल्क इस रीजन में हैं उनकी भी सपोर्ट इनडायरेक्टली इजराइल के साथ रही है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों को ये खतरा है कि अगर यहाँ पे जैसे कि फिलहाल हालात हैं कि जो पॉलिटिकल इस्लाम से एफिलिएटेड ये हमास है, जो जिसको कि वो समझते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड की एक ये ब्रांच है, अगर इसने यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट रियासत कायम कर दी तो बहुत सारे अरब ममालिक को लगता है, जो रिजीम्स हैं, जो बादशाहते हैं या जो डिक्टेटरशिप हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि फिर उनकी गद्दी हिलने लगेगी और उनकी आवाम में भी इस तरह के पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड जनता के अंदर बढ़ेगी। तो एक तरह से ये पूरे जो खित्ते के लोग और वेस्टर्न नेशंस के लोग हैं उनका एक अनरिटेन सा कंसेंसस है। हालांकि वो जबान से टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ लिप सर्विस पे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कोई ऐसा कदम नहीं उठाते कि किसी फिलिस्तीनी स्टेट का कयाम उसमें आए, ऐसी कोई वो नहीं करता। अब जैसे आपने बात कही कि देखिए इस दौर में, इस 2 साल की जंग में, जहां ये चीज बड़ी सामने निकल के आई, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह औरतों और बच्चों का कत्लेआम हुआ, जो कि लोगों ने उसको डायरेक्टली अपने कैमरोस पे देखा, अपनी वीडियोस पे देखा, क्योंकि मेन लाइन मीडिया ने तो नहीं दिखाया उसको, बाई एंड लार्ज जो वेस्टर्न मीडिया था। लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो जो भी इंसान जिसके अंदर भी थोड़ा बहुत शऊर है, थोड़ी इंसानियत है, उसको इससे बड़ा अफसोस हुआ। और उन मुल्कों के अंदर जहां भी लोगों को पॉलिटिकल और सिविल राइट्स थे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। चाहे आप अमेरिका देख लें, चाहे आप यूरोप देख लें, और एशिया या अफ्रीका के उन कंट्रीज में जहां पे डेमोक्रेसी है या लोगों को थोड़े बहुत पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं, उन लोगों ने इस कत्ले आम के अगेंस्ट और इंसानियत के हक में अपनी आवाज उठाई। लेकिन जो हुक्मरान रहे, खासतौर से वेस्टर्न नेशंस के और स्पेशली अमेरिका, उनका जिस तरह का रिलेशनशिप या जो इजराइल की लॉबिंग्स है, जैसे एपेक है या जो इनके बाकी दूसरे वेस्टेड ग्रुप्स हैं, जिस तरह से अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम पे, उनकी कांग्रेस पे, उनके सेनेट पे, उनकी मीडिया पे, उनकी इंडस्ट्री पे इनका कंट्रोल है, उसकी वजह से जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठा रहा जिससे कि जो भी नेतन्याहू ने, चाहे उसने कैसे भी फैसले लिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी न किसी फॉर्म में उसकी मदद की। और इसी सीज फायर को लेके अमेरिका ने कम से कम 6 बार वीटो किया है। तो अब सब जो आपका सवाल था कि देखिए दुनिया में पहली बार जो सारी जनता है या बहुत सारे नेशन स्टेट्स हैं, अब उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सिस्टम है, तो ये तो नाकाम रहा है, ये तो जिनोसाइड रोकने में नाकाम रहा है, दुनिया में जंगें रोकने में नाकाम रहा है, और ज्यादातर जंगों में वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं जो इसके परमानेंट मेंबर हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी थी दुनिया में जंग को रोकना। अगर आप देखें जैसे सोवियत यूनियन था, उसने 1979 के अंदर अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी और वहां पे अफगानियों ने उनका तकरीबन 10-11 साल मुकाबला किया। इससे पहले अगर आप देखें अमेरिका ने 1954 में अपनी फौजें वियतनाम में भेजी और वियतनामियों ने तकरीबन 21 साल अमेरिका का मुकाबला किया और 1975 में उन्हें छोड़ के आना पड़ा। इसी तरह अगर आप देखें इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर 9/11 के बाद फिर अमेरिका ने जंगे मुसल्लत की। या एक चीज इसमें और भी है कि ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद वेस्टर्न नेशंस की ये हमेशा कोशिश रही है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज किया जाए, तो वो अपनी उन सब कोशिशों में लगे हुए हैं। अब बड़ी बदकिस्मती ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने दुनिया की जिन पावर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दी है कि वो दुनिया के अंदर अमन कायम करेंगे, जंगों को रोकेंगे, बदकिस्मती से सबसे ज्यादा वही लोग जंगों के अंदर मुलव्विस हैं। और इसका एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो अक़वामी मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है वो कोई भी इफेक्टिव कदम नहीं उठा पाई। ये अपने जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए
एक तरह से देखा जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस्तेमाल करते हैं। जहां इनके इंटरेस्ट मिलते हैं वहां वो रिजोल्यूशन पास करवा लेते हैं, जहां इनके वो हक में नहीं होता वहां ये वीटो कर देते हैं। क्या दुनिया बदलेगी? क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस आएंगी? फिलहाल जिस तरह के हालात हैं अभी मुझे ऐसा नहीं लगता। एक किसी मेजर और किसी झटके की जरूरत है जिसके बाद से कि ये नई चीजें तश्कील दी जा सकती हैं। फिलहाल जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है, आपने अभी बात की, मैंने अमेरिका में एक इंटरनेशनल कोर्स किया था जहाँ पे पूरी वर्ल्ड आर्मीज आती थी। तो मैंने वहाँ पे अमेरिकन्स के सामने बड़ी इफेक्टिवली ये सवाल उनसे किए थे कि देखिए आप खुद डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी का ये तकाजा है कि दुनिया के जो मुल्क हैं आप उनकी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि हर मुल्क बराबर है, सब सॉवरेन है। तो उनकी जो मेजॉरिटी जो जनरल असेंबली है जहाँ पे ये सारे मुल्क रहते हैं, ये फैसला जंगों को रोकने का आप उनके हवाले क्यों नहीं करते? तो वो अपने ऐसे ऐसे लॉजिक देते थे, ऐसे ऐसे बेवकूफी के लॉजिक देते थे, लेकिन उनके पास कोई जस्टिफिकेशन था नहीं। वो फिर मुझसे काउंटर सवाल करते थे, बोलते थे अच्छा आप बताइए कि अगर हम क्या इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? देखिए आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कैसे चेंज करेंगे, उन्होंने मुझसे सवाल किया। तो मैंने कहा देखिए चेंज करने का इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ये वीटो पावर सबसे ले लीजिए, आप 15 मेंबर हैं, आप मेजॉरिटी से सिक्योरिटी काउंसिल में ही तय कर लीजिए कि भाई किसी भी खित्ते में जंग को रोकने के लिए इफेक्टिव जो कदम उठाएगी, जो मुल्कों की अक्सरियत है, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, जो उनकी अक्सरियत है उनको आप शामिल कर लीजिए। या एक तरीका हो सकता है कि देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वार के विक्टर थे, जैसे ब्रिटेन था, जैसे फ्रांस था, उन दोनों के पास वीटो पावर है। आज उनकी जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर आज क्या हैसियत है इन दोनों मुल्कों की? कोई नहीं है। आप इनकी जगह जो बाकी वर्ल्ड के राइजिंग कंट्रीज हैं उनको ये वीटो पावर दीजिए ताकि वो ये जिम्मेदारी के साथ अपना निभा सके। और मैंने दो कंट्रीज का नाम उनके सामने, तीन का बल्कि नाम सामने रखा था, इंडिया का, ब्राजील का और साउथ अफ्रीका का, कि आप इन लोगों को वीटो पावर दें ताकि ये इफेक्टिवली दुनिया में अपना रोल अदा कर सके। बट प्रिंसिपली मेरा ये था कि ये सिस्टम जो है वीटो पावर का ये खत्म कीजिए आप, और सिक्योरिटी काउंसिल में ही एक मेजॉरिटी से जो भी अक्सरियत तय करे उसके ऊपर फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कीजिए। तो मेरी नजर में ऐसा है कि देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स सारी दुनिया की बदल रही है, इन 2 सालों के अंदर बड़ी तेजी से बदली है। अभी लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की जो जो मौजूदा शक्ल है उसके बदलाव में मेरी नजर में अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि ये अभी प्रैक्टिकली मुझे पॉसिबल नहीं लग रही। लेकिन सारी दुनिया में ये बेचैनी जरूर पाई जाती है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं ये एक जिनोसाइड रोकने में नाकाम रहे हैं। और खुद जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि एक टाइम पे इजराइल की अक्सरियत भी, वहां की आवाम भी, वहां की मिलिट्री भी, वहां के रिटायर्ड सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस चीफ भी, वो कह रहे थे कि इस जंग को बंद किया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद एक जो उनका प्राइम मिनिस्टर और दो जो उनके हार्ड लाइन मिनिस्टर थे, क्योंकि ये उनके कैरियर इंटरेस्ट में थी, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये जंग है, तो वो तमाम तर दुनिया की मुखालफत के बावजूद वो इस जंग को जारी रखते रहे और आज भी किसी न किसी फॉर्म में जारी रखते हुए। जी ममता।